एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 की प्लांट वाटर रिलेशन, पादप जल संबंध की, जिसमें हमने भौतिक रासायनिक विधियों की बात की जो जीव द्रव्य को क्या कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे, उनकी हमने बात की। अब आगे जो है हम जो बात करेंगे उसके अंदर हमने विसरण पारगम्यता की बात कर ली थी। अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो है प्रासरण। क्या है? प्रासरण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ओस्मोसिस। दोनों शब्द आपको याद रखने हैं। प्रासरण होता क्या है? प्रासरण की अगर हम बात करें तो क्या होता है? प्रासरण जो है ये एक प्रकार का विसरण ही होता है। क्या होता है? एक प्रकार का विसरण होता है, लेकिन इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली जो है वो आवश्यक होती है। अर्धपारगम्य जो झिल्ली है वो आवश्यक होती है, जबकि विसरण के अंदर झिल्ली की जो है आवश्यकता है वो नहीं होती। किसी भी प्रकार की जो झिल्ली है वो हो सकती है, ऐसा नहीं है कि उसमें बंध्यता हो कि एक ही झिल्ली उपस्थित हो। लेकिन प्रासरण के अंदर ये अर्धपारगम्य झिल्ली जो है ये होनी चाहिए। पहली शर्त ये है। बात करते हैं परिभाषा की कि परिभाषा क्या होती है। तो कोई भी अगर पदार्थ है या कोई भी पदार्थ है उसमें जो विलायक के अणुओं का विसरण जो होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से अगर होता है तो उसे क्या बोलेंगे? प्रासरण बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? प्रासरण। अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलायक के अणुओं का विसरण क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। सीधी सी बात तो ये है। दूसरे शब्दों में अगर प्रासरण की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो विलायक के अणुओं का जो विसरण है वो किधर होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है अगर किसके बीच में? अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रासरण बोला जाता है। ठीक है। पहली परिभाषा, विलायक के अणुओं का विसरण जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होता हो तो प्रासरण कहलाता है। दूसरी बात, विलायक के अणुओं का विसरण, दो तंत्र हैं उनके मध्य विलायक के अणुओं का जो विसरण है वह अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से अधिक सांद्रता से किस सांद्रता की ओर हो? कम सांद्रता की ओर अगर होता है तो उसे क्या बोला जाता है? प्रासरण। प्रासरण की आगे बात करते हैं। प्रासरण विधि का प्रयोग कि हमने परिभाषा कर ली, इसका प्रयोग से इसको समझेंगे कि ऐसा किस प्रकार से होता है। इस प्रयोग को थिसिल कीप प्रयोग भी कहा जाता है। थिसिल कीप प्रयोग भी कहा जाता है। ठीक है। थिसिल एक कीप होती है। सबसे पहले क्या किया जाता है? इस कीप को लिया जाता है और इस कीप को उल्टा करके, कीप इस प्रकार की होती है, ये कीप इस प्रकार की होती है। कीप को उल्टा किया जाता है। उल्टा करके इस कीप के जो मुंह है नीचे की तरफ उसको चरम पत्र द्वारा ढक दिया जाता है। किसके द्वारा ढक दिया जाता है? चरम पत्र या पार्चमेंट के माध्यम से ढक दिया जाता है। चरम पत्र या इसको बोलते हैं पार्चमेंट पत्र। ठीक है। के द्वारा इसके मुंह को ढक दिया जाता है और इसको एक स्टैंड से लगा दिया जाता है। इस प्रकार से हमने इसको मान लीजिए स्टैंड पर लगा दिया। ठीक है। स्टैंड के ऊपर इसको हमने लगा दिया और इस प्रकार से उल्टा करके इसको रखा। इस कीप के अंदर हमने शर्करा का घोल भर लिया। मान लीजिए यहाँ तक हमने शर्करा का घोल भर लिया। शर्करा का घोल इसके अंदर भर लेते हैं। भरने के बाद में इसको हम पानी से भरे बिक्कर के अंदर रख देते हैं। इस प्रकार से पानी से भरे बिक्कर के अंदर रख दिया जाता है।
पानी से भरे बीकर में रख देते हैं। अब होगा क्या, ये जो जल है ये इस कीप के अंदर प्रवेश करेगा, शर्करा के घोल के अंदर प्रवेश करेगा, क्योंकि ये जो हमने चरम पत्थर या पार्चमेंट पत्थर जो इसके मुँह पर लगाया है वो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करेगा, जिससे केवल विलायक के अणु ही इसके अंदर जा सकते हैं। विलायक का मतलब जल या विलायक के अणु ही इस कीप के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, किसके माध्यम से, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से। तो अंदर प्रवेश करेंगे तो हम कुछ समय बाद देखेंगे तो कंडीशन ये बन जाएगी। यहाँ तक स्तर था, यहाँ तक शर्करा का स्तर था, वो यहाँ तक हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, इस प्रकार से आपको स्टैंड बनाना होता है। ठीक है, स्टैंड लिया, स्टैंड पे हमने वो जो कीप थी वो ले रखी थी, थीसिल कीप थी, ठीक है, इस मुंह को ढक रखा था, शर्करा का घोल था इसमें, कहाँ तक था, यहाँ तक शर्करा का जो घोल है वो भरा हुआ था। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रासरण की क्रिया होगी तो ये घोल का जो स्तर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। घोल का स्तर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और पानी बीकर में से क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस प्रकार से एक बार आप फिर से देखो प्रासरण विधि का प्रयोग थीसिल कीप प्रयोग द्वारा कैसे होता है। सबसे पहले हमने एक थीसिल कीप ली, उसको उल्टा करके, ये क्या होती है, थीसिल कीप, ठीक है, इसको उल्टा करके उसके मुँह पर हमने चरम पत्थर, मुँह पर हमने चरम पत्थर जो है उससे ढक दिया। ये चरम पत्थर जो है ये अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है। अब इस कीप को हमने बीकर में रख दिया, जल से भरे बीकर में रख दिया, जल से भरे बीकर में रख दिया। ठीक है, इसके बाद में देखिए, इसके बाद अगर हम कुछ समय तथा इस कीप के अंदर हमने क्या भर लिया, शर्करा का घोल, शर्करा का घोल। ठीक है, तो अब हम कुछ समय बाद देखते हैं तो इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर ये विलायक के अणु है ये इस कीप में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के बाद में जो शर्करा के घोल का स्तर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, शर्करा के घोल का स्तर बाद में। ठीक है, और ये था पहले। तो इस प्रकार से जो है प्रासरण का हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग थीसिल कीप द्वारा कर सकते हैं, जिसमें केवल विलायक के अणु ही अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर इसमें प्रवेश करते हैं। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे प्रासरण के प्रकारों की। प्रासरण के प्रकारों की जब बात करते हैं तो प्रासरण के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रासरण कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। प्रासरण जो है इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला जो है वो होता है अंतःप्रासरण। अंतःप्रासरण इसको एंडोस्मोसिस बोला जाता है, और दूसरा होता है बाह्य प्रासरण। बाह्य प्रासरण इसको एक्सोस्मोसिस बोला जाता है, एक्सोस्मोसिस बोला जाता है। ठीक है, दोनों की अब हम बात करते हैं, अंतःप्रासरण क्या होता है और बाह्य प्रासरण क्या होता है। अंतःप्रासरण एंडोस्मोसिस, देखिए अंतःप्रासरण के अंतः का मतलब होता है अंदर प्रवेश करना। अंतः का मतलब क्या, अंदर प्रवेश करना। जब हम कोई एक कोशिका लेते हैं, मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका को जब अलपप्रासरी विलयन में रखा जाता है। कैसे विलयन में, अलपप्रासरी, मान लीजिए ये कोई इस पात्र के अंदर अलपप्रासरी विलयन है। अब आपको ध्यान ये रखना है अलपप्रासरी विलयन क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। एक आगे हम बाह्य प्रासरण में पढ़ेंगे अतिप्रासरी विलयन।
दोनों की परिभाषा आप लोगों को आनी चाहिए। तो अलपराश्री विलयन ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या होती है, कम होती है। कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है या जीव द्रव्य जो पाया जाता है उसकी सांद्रता जो घोल है उस घोल से अगर ज्यादा है तो क्या होगा, अलपराश्री। अर्थात कोशिका रस की सांद्रता से घोल की सांद्रता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, उसे अलपराश्री विलयन बोला जाता है। अर्थात ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम हो क्या कहलाता है, अलपराश्री विलयन कहलाता है। तो जैसे ही किसी कोशिका को हम इस अलपराश्री विलयन में रखते हैं, मान लीजिए ये सेल हो गई और ये इसके अंदर अलपराश्री विलयन हो गया, अलपराश्री विलयन हो गया, ठीक है, रखते हैं, ये बिक्कर हो गया। जैसे ही इसको रखते हैं तो इस कोशिका के अंदर जो ये जल के अणु हैं वो इस कोशिका में प्रवेश करेंगे। किधर प्रवेश करेंगे, कोशिका में प्रवेश करेंगे। जल के अणु है वो किस में प्रवेश करेंगे, कोशिका में प्रवेश करेंगे, जिसे क्या कहा जाता है, अंतःप्रासरण कहा जाता है। सीधी परिभाषा अगर बात करें तो जल के अणुओं का कोशिका में प्रवेश करना ही क्या कहलाता है, अंतःप्रासरण। और अगर बढ़िया परिभाषा की बात करें तो किसी सेल को अलपराश्री विलयन में रखने पर जल के अणु अलपराश्री विलयन से कोशिका में प्रवेश करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, अंतःप्रासरण कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है ये। दूसरी बात हम करते हैं, ये तो हो गया एंडोस्मोसिस, ठीक है, अंतःप्रासरण हो गया। अब बात करते हैं 2 नंबर जो था बाह्य प्रासरण। बाह्य प्रासरण की हम लोग बात करते हैं कि बाह्य प्रासरण जो है वो क्या होता है। तो देखिए बाह्य प्रासरण जो है बिल्कुल अंतःप्रासरण की तरह ही है। किसी कोशिका को, मान लीजिए कोशिका ली, किसी कोशिका को इस बार अलपराश्री विलयन नहीं है, अतिप्राश्री विलयन में रखने पर, किस में रखने पर, अतिप्राश्री विलयन में रखने पर, यह है अतिप्राश्री विलयन। अतिप्राश्री विलयन में रखने पर जल के अणु जो हैं वो कोशिका से बाहर आते हैं। जल के अणु हैं वो क्या आते हैं, कोशिका से बाहर आते हैं। विलायक जो है वो कोशिका से क्या आते हैं, बाहर आते हैं, जिसे बाह्य प्रासरण या एग्जोस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है, देखिए फिर से, किसी कोशिका को अतिप्राश्री विलयन में रखने पर कोशिका से जल के अणु अतिप्राश्री विलयन में आते हैं तो उसे बाह्य प्रासरण कहा जाता है। सीधी तौर पे अगर परिभाषा की बात करें तो कोशिका से जल का बाहर निकलना बाह्य प्रासरण कहलाता है। अब अतिप्राश्री विलयन क्या होगा, किसे बोलेंगे, ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक होती है। कोशिका रस की सांद्रता से क्या होती है, अधिक होती है, क्या कहलाता है, अतिप्राश्री विलयन कहलाता है। तो ये दोनों हमने बात कर ली, एक तो क्या था अंतःप्रासरण और एक क्या था बाह्य प्रासरण। दोनों बिल्कुल सिंपल हैं, आपको इनका पता होना चाहिए। अंतःप्रासरण, किसी कोशिका को अलपराश्री विलयन में रखने पर जल के अणुओं का कोशिका में प्रवेश अंतःप्रासरण, तथा किसी कोशिका को अतिप्राश्री विलयन में रखने पर जल के अणुओं का कोशिका से बाहर आना बाह्य प्रासरण कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रासरण के महत्व की, कि प्रासरण के जो महत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं। महत्व,
इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, प्रासरण का महत्व। प्रासरण के महत्व की बात करते हैं। सबसे पहला एक नंबर है मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण। पादप है, पादप में जड़ें होती हैं और जड़ों के ऊपर महीन संरचनाएं पाई जाती हैं, तंतुनुमा। उनको क्या बोला जाता है? मूल रोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूल रोम। रूट हेयर्स भी बोल सकते हो इंग्लिश में, मूल रोम बोला जाता है। अब मिट्टी के अंदर जल है, कौन सा? केशिका तव जल, उसी को पादप ग्रहण करते हैं। आगे बात करेंगे केशिका तव जल की, ठीक है। इसको क्या है? ग्रहण करेंगे। मिट्टी के अंदर जो जल है उसको अवशोषण करेंगे। तो कौन सा प्रासरण हो रहा है? अंतःप्रासरण। मूल रोम की कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण किया जा रहा है, अर्थात विलायक जो है वो मिट्टी से प्राप्त किया जा रहा है, विलय ग्रहण नहीं कर रही है। तो ये जो इस क्रिया में, पादप के जल अवशोषण की क्रिया में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? ऑस्मोसिस का ही होता है। 2 नंबर बात करते हैं जल का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश। जैसे ही मूल रोमों में पहुंचा तो इनकी सेल्स, उसके बाद में आगे और जड़ का भाग है, उसके बाद में स्टेम की सेल्स हैं, उसके बाद में आगे जो ब्रांचेज हैं उनकी शाखाएं हैं, उनकी कोशिकाएं हैं। तो आगे से आगे जो कोशिका है उसमें जल है वो इस अंतःप्रासरण के माध्यम से जाता है। कोशिका की स्फीति अवस्था किस पर निर्भर करती है? प्रासरण पर ही निर्भर करती है। कोशिका की जो स्फीति अवस्था है, इस प्रकार से कोशिका का बने रहना, सही बने रहना, स्फीति अवस्था जो है वो किस पर निर्भर करती है? प्रासरण पर ही निर्भर करती है। बाह्य प्रासरण और अंतःप्रासरण, इसमें दोनों योगदान देते हैं। चौथा जो है जल का विभिन्न भागों में वितरण। जल का क्या है? विभिन्न भागों में वितरण, अर्थात पादप के जो जल अवशोषण होने के बाद में पादप के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? प्रासरण के माध्यम से ही ये पहुंचता है। तरुण कोशिकाओं में वृद्धि, जो नई सेल्स बनती हैं, ठीक है, उनमें ये वृद्धि करने का कार्य करती हैं। ये इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर इम्पोर्टेंट बात, पादपों में हिमीकरण व शुष्कन। हिमीकरण का मतलब होता है फ्रीजिंग। क्या होता है? फ्रीजिंग मतलब पानी का जमना। पादप के अंदर पानी का जमना। शुष्ककरण होता है पादप के अंदर पानी बिल्कुल नहीं रहना। हिमीकरण व शुष्ककरण के प्रति प्रतिरोधी बनाती है प्रासरण की क्रिया। के प्रति क्या बनाती है? प्रतिरोधी बनाती है, जिससे क्या है? हिमीकरण व शुष्ककरण नहीं होता है। वो किसकी वजह से होता है? प्रासरण के कारण नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमने कुछ प्रासरण के महत्व की बात की। आज प्रासरण का टॉपिक जो है वो हमारा पूरा हो चुका है। इसके बाद है जीव द्रव्य कुंचन की, जीव द्रव्य कुंचन एवं जीव द्रव्य विकुंचन, जीव द्रव्य विकुंचन, ठीक है। इंग्लिश में इनको बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस, और इसको बोला जाता है डीप्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस। देखिए क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल है, नाम थोड़ा बड़ा है, बाकी है कुछ भी नहीं। देखिए होता क्या है, जब हम कोई कोशिका लेते हैं, एक बीकर के अंदर हमने एक कोशिका ले ली, ठीक है, ये कोशिका हमने ले ली। इस कोशिका को हमने अतिप्रासरी विलयन के अंदर रख दिया। किस में रख दिया? अतिप्रासरी विलयन के अंदर डाला। ठीक है, ये अतिप्रासरी विलयन के अंदर इसको डाल दिया।
डालने पर क्या होगा, कोशिका को अतिप्रासरी विलयन में डालने पर क्या होता है कि इस कोशिका से जल है वो क्या होता है, बाहर निकलता है, जिसे हम बाह्य प्राशन बोलते हैं। लेकिन हम तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जीवद्रव्य विकुंचन और कुंचन की। तो यहाँ पर क्या होगा, इस कोशिका को अधिक समय के लिए अगर हमने रख दिया, प्राशन तो जब होगा जब इसको हमने रखा थोड़ी देर के लिए तो प्राशनन बाह्य प्राशन की क्रिया होगी। लेकिन अगर हमने अधिक समय तक रखा इस कोशिका को इसके अंदर, कौन से में, अतिप्रासरी विलयन के अंदर, अतिप्रासरी विलयन के अंदर अगर हमने रखा इस कोशिका को अधिक समय के लिए, तो इस कोशिका का जो जीवद्रव्य है, ये क्या है, इसके अंदर जीवद्रव्य है, ये जीवद्रव्य क्या होगा, सिकुड़ने लगेगा, संकुचित होने लगेगा। क्या होने लगेगा, संकुचित होने लगेगा, और संकुचित होकर अंत में इस कोशिका के बीच में स्थित हो जाता है। तो इस कोशिका की जो संरचना है वो इस प्रकार की बन जाएगी। जीवद्रव्य है वो कुंचित होकर ऐसे बीच में या कहीं किनारों पर स्थित हो जाता है, कहीं क्या हो जाता है, किनारों पर स्थित हो जाता है। इस प्रकार से इस कोशिका के जीवद्रव्य का किनारों पर या बीच में संचित होना ही क्या कहलाता है, जीवद्रव्य कुंचन कहलाता है, प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। फिर से देख लो, किसी कोशिका को अधिक समय के लिए अतिप्रासरी विलयन में रखते हैं तो कोशिका में उपस्थित जीवद्रव्य क्या होगा, बीच में संकुचित हो जाएगा या फिर किनारों पर जो है वो सेट हो जाता है। इस क्रिया को जीवद्रव्य कुंचन कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, जीवद्रव्य कुंचन कहा जाता है। लेकिन अगर इस कोशिका को हमने वापस किस में रख दिया, इस कोशिका को अगर हमने वापस किस में रख दिया, अलप्रासरी विलयन में रख दिया, किस विलयन में, अलप्रासरी विलयन में, अलप्रासरी विलयन के अंदर हमने अगर रख दिया। अलप्रासरी विलयन की परिभाषा थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, ऐसा घोल जिसकी सांद्रता जो है वो कोशिका रस से क्या होती है, कम होती है। अलप्रासरी विलयन के अंदर रख दिया तो जो जल है वो वापस इसमें प्रवेश करेगा, प्रवेश करने के कारण अधिक समय तक इसको रखते हैं तो ये जीवद्रव्य वापस जो है वो संकुचित होने लगेगा और वापस कोशिका की ये कंडीशन बन जाती है, जिसे बोलते हैं जीवद्रव्य विकुंचन। जीवद्रव्य विकुंचन अर्थात जीवद्रव्य का वापस स्थापित होना, वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आना, इसको बोलते हैं प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, वापस अपनी ये प्रारंभिक अवस्था, ये अंतिम अवस्था। ठीक है, तो वापस प्रारंभिक अवस्था में आना क्या कहलाता है, जीवद्रव्य कुंचन विकुंचन कहलाता है। ठीक है, तो जीवद्रव्य विकुंचन की परिभाषा क्या होगी, जब किसी कोशिका को अधिक समय के लिए अलप्रासरी विलयन में रखा जाता है। कौन सी कोशिका को, जो जीवद्रव्य जिसका कुंचन हुआ है, जिसका जीवद्रव्य बीच में स्थित है, रखा जाता है तो कुछ समय बाद उसका जीवद्रव्य है वो इस कोशिका में क्या होगा, फैलने लगता है और प्रारंभिक अवस्था वापस उसकी बन जाती है। अब आपको एक प्रयोग द्वारा बताता हूँ, इसका एक प्रयोग कर लेते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा तुरंत। देखिए प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं तो एक पादप है जिसका नाम है रोहिया डिस्कलर। रोहिया डिस्कलर ये एक पादप है। इसकी जो पर्ण है, इस पर्ण की निचली अधिचरम की जो सेल्स, उन पे ये हम प्रयोग करें। निचली अधिचरम, पर्ण की जो निचली अधिचरम है उसकी कोशिकाओं की हम बात करेंगे कि कोशिकाएं देखिए क्या है। जो अगर हम रोहिया डिस्कलर की पर्ण की निचली अधिचरम की कोशिकाओं की बात करें तो उनमें ये कोशिकाएं जो हैं ये बैंगनी रंग की होती हैं। कैसी होती हैं, बैंगनी रंग की होती हैं। ठीक है, तो हमें प्रयोग करना है। प्रयोग के लिए हम क्या करते हैं, इस रोहिया डिस्कलर की निचली अधिचरम की पर्ण के दो टुकड़े करते हैं। कितने टुकड़े करते हैं, दो टुकड़े करते हैं। ठीक है, एक टुकड़े को हमने मान लीजिए ये टुकड़ा है
कोशिका इसमें, इस एक टुकड़े को हमने जल के अंदर रख दिया। किसके अंदर रख दिया? जल के अंदर रख दिया। ये जल है, इसके अंदर हमने रख दिया। ये हो गया। दूसरा टुकड़ा जो था उसको हमने चीनी के घोल में रख दिया। किसके घोल में रख दिया? चीनी के घोल में रख दिया। चीनी के घोल में रख दिया। और हमने कुछ समय बाद देखा, कुछ समय बाद हमने सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किया, माइक्रोस्कोप द्वारा हमने अध्ययन किया और देखा जिस टुकड़े को हमने जल में रखा था उसकी कोशिका वैसी की वैसी, उसका जो जीवद्रव्य है वो वैसे का वैसा स्फीत रहता है, वैसे का वैसा रहता है, अर्थात स्फीत रहता है। लेकिन जिस टुकड़े को हमने चीनी के घोल में रखा था उसमें जीवद्रव्य जो है, बैंगनी रंग का जीवद्रव्य है, वो कोशिका के बीच में स्थित हो जाता है। कोशिका की क्या हो जाता है? बीच में स्थित हो जाता है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? जीवद्रव्य कुंचन बोलते हैं। बैंगनी रंग का आपको आसानी से उसमें दिखाई देगा, बीच में इकट्ठा हुआ। और इस वापस निचली अधिचर्म की जो बीच में बैंगनी रंग का जीवद्रव्य है, इस कोशिका को वापस अगर हम किस में रखते हैं? जल के अंदर रखते हैं, तो वापस ये जो जीवद्रव्य है बैंगनी रंग का, ये फैलने लगता है। तो इसे जीवद्रव्य विकुंचन बोलते हैं। यह हमारा पूरा हो चुका है। इसके बाद हम कल बात करेंगे कोशिका में कुछ दाब होते हैं, उन दाब की हम लोग बात करेंगे। आज के लिए